नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि एजेंसी क्रिएशन कैसे होती है, एजेंट की परिभाषा क्या होती है और एसेशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं एजेंट के लिए। इसमें बात करेंगे काइंड्स ऑफ एजेंसी, अभिकर्ताओं के प्रकार। सामान्य रूप से एजेंटों को 7 वर्गीकरण किया है। पहला है जैसे स्पेशल एजेंट, ऐसा एजेंट जिसे विशेष कार्यों को करने के लिए प्राधिकार दिया होता है लेकिन विशिष्ट व्यक्तियों से सहव्यवहार करने के लिए ही अधिकृत किया जाता है, तो ये स्पेशल एजेंट कहलाता है। सेकंड है जनरल एजेंट, ऐसा एजेंट जिसे निश्चित सीमा या क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तीसरा है यूनिवर्सल एजेंट, ऐसे एजेंट जो अपने मालिक की ओर से कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं जो अवैध और विधि विरुद्ध नहीं है। चौथा है फैक्टर, जिन्हें आड़तिया कहते हैं, ऐसा एजेंट जिसे बिक्री के लिए माल का कब्जा दे दिया जाता है। एक होता है ब्रोकर, ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता जिसे मालिक अपनी संपत्ति या माल बेचने के लिए नियोजित तो किया जाता है किंतु उसे माल का कब्जा नहीं देता। एक होता है प्रत्याशक अभिकर्ता, यह भी ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता है जो मालिक को ये गारंटी भी देता है कि वह पर व्यक्ति संविदा भंग करे तो उसके लिए वह स्वयं दायी होगा। मालिक इस गारंटी के बदले उसे कुछ अतिरिक्त कमीशन भी देता है। एक होता है नीलामकर्ता, ऐसा अभिकर्ता जिसे सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल का विक्रय करने के लिए नियोजित किया जाता है। इनके अतिरिक्त जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में एजेंट के वर्गीकरण किए हैं उसमें एक है सब एजेंट, एक है सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब एजेंट के संबंध में धारा 190 में उसका बताया गया है कि किन परिस्थितियों में इसको नियोजित किया जाएगा। तो उपअभिकर्ता वह व्यक्ति है जो एजेंसी के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। मतलब सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट करेगा और वो उसके कंट्रोल में ही कार्य करेगा। जो मालिक मूल अभिकर्ता व उपअभिकर्ता के मध्य संबंध, यदि सब एजेंट उचित तौर पर नियोजित किया गया है और पर व्यक्तियों के साथ मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, अतः मालिक उसके कार्यों के प्रति वैसे ही आबद्ध और उत्तरदायी होता है मानो मालिक द्वारा ही नियोजित किया गया हो। मूल अभिकर्ता द्वारा अपने द्वारा नियुक्त अभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है और उपअभिकर्ता अपने कार्यों के लिए मूल अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार सब एजेंट के लिए मूल एजेंट मालिक होता है क्योंकि सब एजेंट मूल एजेंट के नियंत्रण में कार्य करता है और सब एजेंट की नियुक्ति मूल एजेंट द्वारा की जाती है। सब एजेंट की नियुक्ति मूल एजेंट करता है, मालिक नहीं। अतः मालिक व सब एजेंट के मध्य किसी प्रकार के एजेंसी संबंध नहीं होते। अतः सब एजेंट मालिक पर किसी भी पारिश्रमिक आदि के लिए वाद नहीं ला सकता, लेकिन सब एजेंट द्वारा अन्य पक्षकारों से किए गए संविदाओं से मालिक उसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार मूल एजेंट द्वारा किए गए सहव्यवहार के लिए मालिक दायी होता है। इस प्रकार जो सब एजेंट होता है उसका अपॉइंटमेंट एजेंट करता है और एजेंट के कंट्रोल में ही वो कार्य करता है। लेकिन अगर वो संविदा के नियमों के अनुसार कार्य करता है, प्रॉपर कार्य करता है, अन्य व्यक्तियों के प्रति संविदात्मक संबंध स्थापित करता है एजेंट की तरफ से, तो मालिक ही उसके कार्य के लिए उत्तरदायी होगा भले ही मालिक ने उसको नियोजित नहीं किया हो। एक होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट, जब किसी एजेंट को मालिक का कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चुनने का एक्सप्रेस या इम्प्लाइड प्राधिकार हो और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने अन्य व्यक्ति को चुना हो, तो ऐसा अन्य व्यक्ति उप एजेंट सब एजेंट न होकर मालिक द्वारा नियुक्त अभिकर्ता की होने से स्थानापन्न मतलब सब्स्टिट्यूट एजेंट कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक वकील को नीलामकर्ता ने नियुक्ति द्वारा एक संपत्ति को बेचने का प्राधिकार दिया। इस एग्जाम्पल में नीलामकर्ता एक उप एजेंट न होकर सब्स्टिट्यूट एजेंट है। इसी तरह जब किसी अभिकर्ता को वकील रखकर ऋण वसूल करने का प्राधिकार दिया जाए तो उसके द्वारा नियुक्त किया गया वकील उप एजेंट नहीं वरना सब्स्टिट्यूट एजेंट कहलाता है।
कोई व्यक्ति एजेंट द्वारा नियुक्त किया गया है वह मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, वह सब एजेंट है या सब्स्टिट्यूट एजेंट, ये निश्चय मालिक व मूल एजेंट के संबंधों को नियुक्त शर्तों पर निर्भर करता है। अब पहले एक बार सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट में अंतर समझ लेते हैं। जो सब एजेंट है वो मूल एजेंट द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता है, वही सब्स्टिट्यूट एजेंट मूल एजेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, दोनों ही मूल एजेंट है। दूसरा, सब एजेंट का नियोजन एजेंसी की प्रकृति या व्यापार की प्रथा पर निर्भर करता है, अर्थात स्पष्ट अधिकार नहीं होने पर भी उप एजेंट नियोजित किया जा सकता है, जबकि प्रतिस्थापित अभिकर्ता तभी नामित किया जा सकता है जब मालिक द्वारा एजेंट को ऐसा करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया हो। सब एजेंट अपना पारिश्रमिक मूल एजेंट से ही प्राप्त कर सकता है, मालिक द्वारा नहीं, जबकि सब्स्टिट्यूट एजेंट मूल एजेंट का स्थान ग्रहण कर लेता है, अतः वह अपना पारिश्रमिक मालिक से ही प्राप्त कर सकता है। सब एजेंट केवल मूल अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है, वह मालिक के विरुद्ध सीधा वाद नहीं ला सकता, जबकि सब्स्टिट्यूट एजेंट मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः मालिक उसके विरुद्ध सीधा वाद ला सकता है। सब एजेंट के कार्यों के लिए मूल एजेंट ही मालिक के प्रति उत्तरदायी है, जबकि सब्स्टिट्यूट एजेंट की दशा में मूल एजेंट की बजाय वह प्रतिस्थापित एजेंट स्वयं मालिक के प्रति उत्तरदायी है। इसके बाद बात करते हैं कि एजेंट के क्या ड्यूटीज और राइट है। तो ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, पहला ड्यूटी उसकी है कि स्वयं अपने द्वारा पालन किए जाने वाले कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित न करने का कर्तव्य, मतलब जो उसको पावर डेलीगेट किए गए हैं उनको और आगे डेलीगेट ना करने की ड्यूटी है। दूसरा है आपातकाल में मालिक के हितों की रक्षा करने का कर्तव्य। एजेंट का कर्तव्य है कि वादी की संपत्ति को आपात परिस्थितियों में क्षति से बचाए। इसके अंतर्गत वह ऐसे कार्य भी करने की शक्ति रखता है जिसे मालिक ने अभिव्यक्त रूप से उसे करने के लिए नहीं दिए। मालिक के निर्देशानुसार प्रतिस्थापित एजेंट की नियुक्ति करना, ये कार्य भी एजेंट करेगा, इसकी ड्यूटी है। मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने का कर्तव्य, प्रत्येक एजेंट का पहला कर्तव्य यही है कि मालिक के निर्देशों के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसे निर्देशों का अभाव है तो उसी रूढ़ि के अनुसार कार्य करे जो उस स्थान पर है जहाँ ऐसा एजेंट ऐसे कारोबार का संचालन करता है, उसी किस्म का कारोबार करने में प्रचलित हो। यदि एजेंट अल्प तरीके से कार्य करता है तो उसके लिए अपने मालिक को उससे होने वाली हानि या सत्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद आता है कि अपेक्षित कौशल और तत्परता से कार्य करने का कर्तव्य। जो एजेंट है एजेंसी के कारोबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितना वैसे कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों से साधारण होता है। जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना न हो, एजेंट सदा ही युक्तियुक्त तत्परता से कार्य करने के लिए और उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और अपनी स्वयं की उपेक्षा, कौशल के अभाव या औचार के प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत अपने मालिक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, किंतु ऐसी हानि या नुकसान की बाबत नहीं जो ऐसी उपेक्षा, कौशल के अभाव या औचार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या दुरुस्त कारित हुई हो। इसके बाद है कि मालिक की मांग पर उचित लेखा देने का कर्तव्य और कठिनाई की दशा में मालिक से संपर्क स्थापित करने का कर्तव्य। एजेंसी का प्रत्येक तात्विक बात को मालिक को ज्ञात रहना चाहिए और इसके लिए कोई एजेंट का दायित्व भी है कि प्रत्येक बात की संसूचना मालिक को देता रहे। इसके बाद आता है कि एजेंसी कारोबार में अपने हित को पृथक रखने का कर्तव्य। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का काम भी करता है और एजेंट के रूप में भी कार्य करता है तो अपने स्वयं के कार्य को एजेंसी से पृथक रखे। गुप्त लाभ लौटाने का कर्तव्य, अगर कोई ऐसा कार्य करता है, यदि कोई एजेंट अपने मालिक के ज्ञान के बिना एजेंसी के कारोबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने ही लेखे व्यवहार करता है तो मालिक एजेंट से उसे फायदे का दावा करने का हकदार है जो एजेंट को उसे सहव्यवहार से हुआ है। उसके बाद है कि मालिक के नाम से प्राप्त राशियों को मालिक को देने का कर्तव्य। एजेंट का ये कर्तव्य है कि उन सब राशियों का मालिक को पे करे जो उसने मालिक के नाम से प्राप्त किए या कारोबार से संबंधित है। ऐसा करते समय एजेंट अपने खर्चों और व्यय को काट सकता है। और आखिरी है स्वामित्व स्थापित न करने का कर्तव्य। एजेंसी का आधार पारस्परिक विश्वास होता है
एजेंसी के दौरान एजेंट मालिक से विभिन्न प्रकार का माल व संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में एजेंट का कर्तव्य है कि उन मालों में से किसी माल पर अपना स्वामित्व स्थापित न करें तथा तीसरे पक्षकार को भी उस माल या संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित न करने दें। इसके बाद आता है राइट्स ऑफ एन एजेंट। एजेंट के क्या क्या राइट है? मालिक के धन को रिटेन करने का अधिकार, रोके रखने का अधिकार। कब? एजेंट को यह अधिकार है कि वह मालिक को प्राप्त राशियों का हिसाब करते समय कुछ शीर्षकों के अपने द्वारा मालिक से ली जाने वाली राशियों का समायोजन कर दे। जैसे ऐसे समस्त एडवांस मनी जो एजेंट ने मालिक को दी है, एक्सपेंस जो कोई खर्चे हुए हैं, ये उसकी पारिश्रमिक है। दूसरा है पारिश्रमिक पाने का अधिकार। अगर अनुबंधित है तो अनुबंध के अनुसार, अनुबंध नहीं है तो युक्त उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार। इसके बाद आता है मालिक की संपत्ति का एजेंट का धारणाधिकार। एजेंट को अपने कमीशन और अपनी सेवाओं पर किए गए खर्चों के बदले भारतीय संविदा अधिनियम में 2 अधिकार प्राप्त है। एक तो मालिक के धन का प्रतिधारण, रिटेन अर्थात रोके रखने का अधिकार। दूसरा मालिक की संपत्ति पर धारणाधिकार बनाए रखने का अधिकार। इस तरह जो एजेंट होता है और चौथा है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अगर विधिपूर्ण कार्यों में एजेंट को क्षति हुई है तो मालिक का कर्तव्य है कि उसकी क्षतिपूर्ति को प्रतिपूर्ति करे। और अविधिपूर्ण लेकिन सद्भावना से किए गए कार्यों के परिणाम में एजेंट को कोई हानि होती है तो उसके लिए मालिक ही दायी होगा। आपराधिक कार्यों के परिणाम में हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए मालिक उत्तरदायी नहीं होगा। अगर एजेंट कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसके लिए मालिक की लायबिलिटी नहीं है। जो आपराधिक कार्य के दौरान उसने जो खर्चे किए हैं, मालिक स्वयं अपनी उपेक्षा से एजेंट को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। अगर मालिक का यह कर्तव्य है कि अपनी उपेक्षा या कौशल के अभाव में एजेंट की पहुंची क्षति की क्षतिपूर्ति करे। प्रत्येक मालिक का कर्तव्य है कि वो अपने एजेंट के प्रति सावधानी बरते। यदि एजेंट कोई उपेक्षा बरतता है तो एजेंट को अधिकार है कि वह मालिक से उस हानि के लिए प्रतिकर वसूल करे जो मालिक के उस उपेक्षा या कौशल के अभाव में उसे पहुंची है। इस तरह एजेंसी का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आता है कि एजेंसी का प्रवेशान जो अगले वीडियो में देखेंगे, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। धन्यवाद।